हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड। चलिए, तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स से पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इनको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं मेटल्स के बारे में या क्यों नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे। अब देखो, अगर हम अपने आसपास नजरें घुमा करके देखें तो हर एक चीज हमें जो है मेटल से बनी हुई मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। चाहे वो हमारा बॉक्स हो, चाहे वो हमारा पेन हो, पेन में भी थोड़ा सा मेटल का कुछ पार्ट होता है। ठीक है, हमारी टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी चीज हो, हमें उसमें मेटल दिखेगा ही दिखेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में हर जगह मेटल प्रेजेंट है किसी न किसी फॉर्म में, है ना। मेटल का कोई सामान है, कोई चीज है। ठीक, वहीं बात करें अगर नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस लेते समय क्या गैस ले रहे हैं अंदर, कौन सी गैस है, वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल ही तो है। वैसे ही हमारे आस पास एयर है। ठीक है, एयर में कितने हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स है गैसेस के अलग अलग, तो वो सारे ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं बहुत सारे। ठीक, तो हमारे आसपास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों चीजें प्रेजेंट है, दोनों का हम यूज भी करते हैं। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को स्टडी करना। ठीक है, तो चलिए, ये तो हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमने बात की थी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिर हम बात कर रहे थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो एक बार देख लीजिए कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल दिख रहे हैं, गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। गोल्ड हमने किसी न किसी ने गोल्ड पहना होगा, सिल्वर पहना होगा, कॉपर के हमारे पास बर्तन होंगे, सिल्वर भी हमारे पास कहीं ना कहीं सिल्वर भी होगा। ठीक है, तो सारे मेटल्स होते हैं। वही नॉन मेटल्स की बात करें, ऑक्सीजन, डायमंड, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, तो सारे के सारे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, चलो, नाम हमने कहीं सुने होंगे, तो यही एग्जांपल्स बन जाते हैं मेटल्स के और ये एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। फिर हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी बच्चों की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो कुछ 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने बात की थी हार्डनेस की, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। फिर लस्ट्रस की, मेटल जो है लस्ट्रस होते हैं। फिर हमने चलिए, तो हमने बात की थी मेटल्स के बारे में, तो उनकी प्रॉपर्टीज की सबसे पहले हमने बात की थी कि मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक, फिर दूसरी बात हमने की थी कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। फिर वही बात की थी मैलिबिलिटी, डक्टाइलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी। ठीक है, यानी कि वो सोनरस भी होते हैं। तो इस बारे में हमने बात की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिर इनमें कुछ बच्चों हम कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी थे। तो कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे मेटल्स क्या होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सारे मेटल सॉलिड होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। वहीं हम बात करें कि मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन हम गैलियम सीजियम की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है। हाथ पर भी, यानी कि हथेली पर भी ये पिघल जाते हैं। वहीं हमने बात की थी आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन लस्ट्रस है, उसमें क्या है, चमक है, शाइन है। वैसे ही हमने अलग अलग मेटल्स की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। ठीक, और साथ ही हमने उनके एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी बात की थी। चलिए बच्चों, तो फिर हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। हमने पढ़ लिया था कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थे कि जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, उसकी एशेस हमने कलेक्ट करी, जब उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। फिर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ डिसॉल्व किया, तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नेचर में कैसा है, बेसिक नेचर में है। यानी कि हमने पढ़ा कि जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अब बच्चों, ये हम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर हम इसको दोबारा से क्यों रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवाइज करने से क्या होता है कि अगर हम कोई चीज हमने पढ़ ली है तो हम उसको 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं, डेली अगर हम 2-3 बार रिवाइज करते हैं, तो हमें आगे लंबे टाइम तक वो हमें क्या होती है, अच्छे से याद रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिविजन इसीलिए करते हैं ताकि जो हमने प्रीवियसली अपने लेक्चर में पढ़ा है, हालांकि हमें याद है हमने क्या पढ़ा,
अभी याद है, 2-3 दिन बाद वो याद नहीं रहता। इसीलिए हम डेली क्या करते हैं, यहाँ पर रिविजन करते हैं ताकि हमें अच्छे से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो याद रहे, और आगे तो हमें चैप्टर पढ़ना ही है। ठीक, चलिए। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों कि मेटल जब बर्न होते हैं एयर में तो क्या होता है। अब मेटल जब एयर में बर्न होते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, ये हमने देख लिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए, तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो हमने बात की थी मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं उनकी जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, नॉन मेटल को छोड़िए, अब मेटल्स की बात करते हैं। अब जो सारे मेटल हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक नेचर की ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी मेटल ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक नेचर की होती है। लेकिन बच्चों कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों ही नेचर शो करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। वो है जैसे कि एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना रहा है। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए, तो कुछ और पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए थे कि जैसे कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स होती है जो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होती है और कुछ क्या होती है, वाटर के साथ सॉल्युबल होती है। जो इनसॉल्युबल तो लगभग सारी होती है, लेकिन जो सॉल्युबल होती हैं वो क्या बनाती है बच्चों, एल्कलाई फॉर्म करती है। जैसे कि देखो, सोडियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ क्या बना रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस बना रही है। वही बात करते हैं पोटेशियम सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली। सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा ऑक्सीजन के साथ, एयर कहें हम या तो, ठीक है, इतने ज्यादा, इतने विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि अगर हम सोडियम को या पोटेशियम को, देखो सोडियम को और पोटेशियम को छोड़ दे अगर हम एयर में, ये क्या करेंगे, फटाफट से इनमें आग लग जाएगी, है ना, फटाफट से बर्न होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है इस तरीके से किसमें कैप्ट करके रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल, यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है उसमें रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जो है एयर में विगोरसली रिएक्ट करते हैं और फटाफट से क्या हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आग ना पकड़े इसीलिए कैरोसिन ऑयल में इन्हें रखा जाता है इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब एक और पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे हम आज पढ़ेंगे, वो है एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग क्या है, अब बच्चों पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो मेटल के जो सरफेस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे एटम जो होते हैं, सॉरी, ये सारे जो मेटल होते हैं, ये थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये कोई मेटल है, ये क्या है, कोई मेटल है। ठीक है, अब इस मेटल ने एयर के साथ रिएक्ट किया और इसकी जो बाहर की लेयर है, इसकी बाहर की लेयर पर क्या बन गया बच्चों, अब इसकी ये जो बाहर की लेयर है इस पर क्या बन गई, ऑक्साइड लग गई। ठीक है, क्या बन गई, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गई। अब बाहर की लेयर पर ऑक्साइड बनने से क्या हुआ, अंदर का जो मेटल है अब वो अनरिएक्टिव है, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा फर्दर ऑक्सीजन के साथ, है ना। ऑक्साइड की एक लेयर बन चुकी है, अब ये और ज्यादा क्या नहीं करेगा, और ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से मेटल सेफ रहेगा और कोरोड नहीं करेगा, यानी किसी प्रकार का कोरोजन यहाँ पर नहीं होगी, मेटल को किसी प्रकार की हानि अब नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, वही हमें एनोडाइजिंग में पढ़ना है, वही पॉइंट हमें यहाँ पर भी पढ़ना है। अब एनोडाइजिंग में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कोई इलेक्ट्रोलिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करने से क्या होगा कि एनोड जो है, जो हमने एल्यूमिनियम लिया है, एल्यूमिनियम के कोई आइटम है या एल्यूमिनियम की कोई रॉड है, कुछ भी है, ठीक है, तो जब हम इस सर्किट को चालू करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्साइड है जो इसके बाहर क्या होती रहती है, डिपॉजिट होती रहती है, क्या होती रहती है, डिपॉजिट होती रहती है। ठीक, अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये जो एनोडाइजिंग है, एनोडाइजिंग का मतलब क्या है, एनोडाइजिंग कहा किसे जाता है, और ये बच्चों ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो ऑक्साइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होता है, एनोडाइजिंग का मतलब अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर एक थिक ऑक्साइड लेयर क्या होती है, फॉर्म होती है। अब एक थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म होने से क्या होता है, जो ही हमने पीछे पढ़ा कि मेटल के बाहर से बच्चों अगर एक थिक ऑक्साइड, जैसे ये मेटल है, इसके बाहर से थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, अब वो कोरोजन से बच जाएगा। ठीक है, उसने एक रेजिस्टेंस बना दिया है कोरोजन के लिए। ठीक है, अब वो मेटल जो है वो कोरोड नहीं होगा। दिस इम्प्रूव
रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, तो ये कोरोजन से मेटल को बचाता है। This is in this a clean aluminum article anode is electrolyte with anode को हमने यहाँ पर dilute H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया, ठीक है। The oxygen gas evolved at the anode react with aluminum to form, अब ये जो ऑक्सीजन गैस थी इवॉल्व हुई at the anode react with aluminum to form oxide layer, और क्या बन गया इसके बाहर से ऑक्साइड की लेयर बन गई, ठीक है। तो चलो ये बात भी हो गई। वैसे जो हमने पीछे डिस्कस किया वही पॉइंट यहाँ पर था, बस हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के मेथड से देखा। फिर हम बात कर रहे थे जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तब क्या होता है, तो ये भी हमने बात कर ली थी कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो वही मेटल ऑक्साइड बाद में क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सिंपल, यानी कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। वही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, जैसे कि हमने देखा पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रही है, तो यही, और H2 गैस यहाँ से निकल रही है, साथ ही हीट एनर्जी। इसीलिए रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। वैसे ही सोडियम के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, अब हमें पढ़ना है यहाँ से स्टार्ट करना है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब अगले एक पीछे कुछ मेटल्स की बात तो हम कर चुके हैं, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस वायलेंटली। अब ये कैल्शियम है बच्चों, वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन लेस वायलेंटली, इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब यहाँ से जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन जो है आग पकड़ सके, इतनी सफिशिएंट हीट यहाँ से रिलीज नहीं होती। तो इसीलिए देखो कैल्शियम प्लस H2O gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, जैसे कि कैल्शियम फ्लोट्स बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल स्टिक टू द मेटल सरफेस। अब कैल्शियम फ्लोट करता है, कैल्शियम फ्लोट करता है, क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बबल्स हैं स्टिक टू द मेटल सरफेस, वो मेटल के सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसीलिए ये क्या करता है, फ्लोट करता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। अब ये जो मैग्नीशियम है बच्चों वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस हॉट वाटर। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हॉट वाटर के साथ। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉट विद कोल्ड वाटर, और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करेगा तो सिर्फ हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट, इट ऑल्सो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। असर्शन रीजन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इट ऑल्सो फ्लोट्स बिकॉज, अच्छा ये भी फ्लोट करता है, जैसे कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा था, बिकॉज H2 गैस बबल स्टिक्स टू इट्स सरफेस, क्योंकि यहाँ पर भी H2 गैस बबल जो है इसके सरफेस पर स्टिक करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैग्नीशियम reacts with water give magnesium hydroxide plus H2 गैस, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसके सरफेस पर क्या हो जा रहे हैं, स्टिक हो जा रहे हैं बबल्स, दिख रहा है, इसीलिए ये फ्लोट करेगा क्योंकि बबल्स कहाँ हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी के साथ, वही मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हमने पढ़े, वो तो क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पर हमने मैग्नीशियम की बात कर ली थी, ठीक है, साथ ही कैल्शियम की बात कर ली थी। अब कुछ मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद स्टीम। अब ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, यानी कि भाप के साथ, नॉट विद कोल्ड और हॉट वाटर, ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना तो हॉट वाटर के साथ। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं।
कुछ जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ कोल्ड नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ जो है स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको तीनों ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीशियम तो आपको याद रहेगा कि वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम आपको याद रहेगा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है मतलब, ठीक है। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें, जिंक और आयरन की बात करें तो ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ। तो देखो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद H2O, गैस यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि गैस मतलब H2O। लिक्विड अगर लिखा होता तो लिक्विड यानी कि लिक्विड जो वाटर है, ठीक है। गैस लिखा हुआ है यानी कि भाप की बात हो रही है। Al2O3 बनाता है और H2 गैस यहाँ से निकलती है। सेम आयरन के साथ भी यही होता है, ठीक है। Fe3O4 बनाता है और H2 यहाँ से निकलता है। तो मेटल सच है, सब कुछ मेटल है, जैसे कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो गोल्ड सिल्वर का समझ में आता है तो आपको याद रहेगा। गोल्ड जैसे हमने अभी पहना भी है ना, गोल्ड का हम पहनते हैं, कान का पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो वो वाटर से अगर रिएक्ट करता तो अभी तक का खराब हो चुका होता, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो इसे इस तरीके से एक एक्शन से भी बताया गया है कि स्टीम का क्या एक्शन होता है किसी भी मेटल पर। चलो, और यहाँ पर बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वाटर के साथ मेटल का रिएक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर बताया गया है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, तो ये है इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको नोट करना है, सारे पॉइंट्स आपको ये नोट कर लेने हैं। इससे आपको याद रहेगा कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, लेड है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सीरीज से हम समझ क्या रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। देखो सोडियम, पोटेशियम तो बहुत रिएक्टिव है, एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी, ठीक है। तो आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम देखो इजीली क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर जा रहे हैं वाटर के साथ। जबकि बच्चों कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत टाइम लगाता है। देखो सोडियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। और मेटल्स यहाँ पर दिए होते तो आप आसानी से उनको जो ऑर्डर है वो आप लगा लेते बच्चों, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो हमने बच्चों पहले भी पढ़ा है, जब हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। वहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े थे। चलिए, तो उसको ही एक बार देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर। अब सारे मेटल जो है एक तरह से एक ही मैनर में रिएक्ट नहीं करते, है ना। एक ही मैनर में थोड़ी ना रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेटल अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, पुट एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन्हें क्या करना है, हमें सेपरेटली अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखना है और उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो, डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ठीक। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सस्पेंड करना आपको थर्मोमीटर्स को, सो दैट द बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। इतना कि उनके जो बल्ब हैं वो क्या हो, एसिड में डिप हो, ठीक है। तो कुछ फॉलोइंग रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। आपको क्या करना है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग ये मेटल्स को पुट करना है जिसमें क्या हो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। फिर आपने क्या करना है, उसमें जो है थर्मोमीटर को सस्पेंड करना है इस तरीके से, सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। जो इनके जो बल्ब्स होते हैं वो एसिड पर डिप हों पूरे,
ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl गिव MgCl2 plus H2, Al react with HCl give AlCl3 plus H2, सेम यही HCl ZnCl2, Fe plus HCl give FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से आपको रिएक्शन अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो यही बात थी कि जो जितने भी मेटल्स हैं वो एक ही मैनर में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि मेटल जो है वो कैसे एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब उनको एयर में बर्न किया जाता है तो क्या कैसे वो रिएक्ट करते हैं। ठीक, साथ ही हमने पढ़ा कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वाटर के साथ हमने यही पढ़ा कि जैसे सोडियम है और पोटेशियम है तो वो वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वहीं हमने बात की कैल्शियम की, तो वो इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। लेकिन जब हमने बात की मैग्नीशियम की तो हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक, फिर उसके बाद हमने काफी सारे अलग अलग मेटल देखे जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे। फिर हमने बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज की, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज वो वाली रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, वो तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी कि वाटर के साथ कैसे जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो वहां पर भी हमने देख लिया था कि कैसा उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, तो ये हमने वहां पर बात की। फिर हमने बात की कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे मेटल्स है बच्चों वो सेम मैनर पर रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि सब जो है सबका मैनर एक नहीं होगा रिएक्ट करने का, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। ठीक है, जहां पर हमने देखा अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर आई। ठीक बच्चों, तो चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए फिर से। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।